एक गांव के कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी जहां दो बहनें रानी और सीमा रहती थीं। उनके माता पिता कुछ साल पहले आए एक भयानक बाढ़ में गुजर गए थे। उनके जाने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बन गईं। एक दिन अपने ही धुन में गुनगुनाती हुई सीमा पीपल के पेड़ की पूजा करके लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी और चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। अब आए है तू सीमा, सूरज सर पर चढ़ आया है और तू फूल चूहिया बनकर घूम रही है। रानी ने थोड़ा नाराज होकर कहा। दीदी, मैं जल्दी ही आने वाली थी, लेकिन गौरी चाची की गाय झाड़ियों में फंस गई थी। उसे निकालने में थोड़ी देर हो गई। तेरा क्या है? तू तो सबकी मदद करती घूमती रहे, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। दीदी, आप गुस्सा क्यों करती हो? माँ कहती थी कि जो दूसरों के काम आए वही इंसान कहलाता है। माँ अब नहीं है सीमा, और उनकी कही बातों की अब इस दुनिया में कोई कीमत नहीं रही। अब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। सीमा चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। वो झोपड़ी के कोने में रखे उस लकड़ी के संदूक के पास गई, जिसमें माँ की यादें अब भी सांस लेती थी। संदूक से एक साड़ी निकालकर सीमा ने अपनी दीदी से कहा, दीदी, जब ये साड़ी माँ पहनती थी तो हमें देखकर मुस्कुराती थी और कहती थी कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना। सीमा की बात सुनकर रानी का चेहरा नम हो गया और उसकी आंखें भर आईं। लेकिन रानी ने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए सीमा से कहा, मैं तुझसे सख्त हूँ सीमा, क्योंकि मुझे डर लगता है। अगर तुझे भी एक दिन कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे जियोगी? इस दुनिया ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। मैं नहीं चाहती कि तू भी मेरी तरह कमजोर पड़ जाए, इसलिए तुझे मजबूत बना रही हूँ। दीदी, आप कमजोर नहीं हो, आप ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप मेरा हाथ थामे रखो तो दुनिया की कोई भी आंधी मुझे हिला नहीं सकती। सीमा की बात सुनकर रानी के चेहरे पर उनके माता पिता के जाने के बाद पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। हाँ, तू ठीक कह रही है, इसे बेचकर कुछ दिन का गुजारा तो हो जाएगा। लेकिन क्या दीदी? इसे बेचकर हम कुछ दिन ही गुजारा कर पाएंगे, उसके बाद क्या? अरे, आप मायूस मत हो दीदी, मुझे सिलाई बुनाई का काम आता है, मैं वो करके घर खर्चे निकालूंगी। आप बस घर संभालना, कोई जरूरत नहीं तुझे ये सब करने की। तू क्या मुझे बेकार समझती है? तू घर पर ही रहना, मैं लोगों के घर काम करने जाऊंगी और मुझे बांस की चीजें बनाना भी आती है जो बाबूजी ने सिखाई थी। ये करके मैं घर का गुजारा निकाल लूंगी। ये सब बात करके दोनों कुछ समय अपने तालाब में बिताने के बाद घर आईं और अपने अपने काम में लग गईं। रात को जब दोनों सोने गईं, तो अपनी मुश्किल भरी जिंदगी के बारे में एक दूसरे से बात करने लगी। दीदी, माँ बाबूजी के बिना ये रातें और भी डरावनी लगती है। सब कुछ खाली खाली लगता है ना दीदी? हाँ सीमा, पर अब हम माँ बाबूजी दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें हार नहीं माननी है। ये तालाब, ये घर, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमें इसे बचाना है किसी भी कीमत पर। यही सब तो माँ बाबूजी की यादें हैं। रानी बहुत हिम्मती थी, वो किसी से मदद भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी बहन को लेकर बहुत चिंता होती थी। अगले दिन जब दोनों बहनें तालाब पर पहुंची तो देखा कि तालाब के बीचों बीच एक खूंटी गड़ी हुई थी। दीदी, ये तालाब के बीचों बीच खूंटी कौन गाड़ गया? ये तो कल यहाँ नहीं थी और ना ही हमने इसे गाड़ा है। जरूर इसे कोई यहाँ गाड़ गया है। यह जरूर हमारे चाचा का काम होगा, लेकिन ये काम बिना किसी सरकारी आदमी के नहीं होता। इसका मतलब ये लोग हमारे तालाब को बांटने की साजिश कर रहे हैं। उसी वक्त दूर से दयाल आता दिखा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे बेटियों, घबरा क्यों रही हो? हम तो बस मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद तालाब की देखभाल जरूरी है। तुमसे अकेले तो होगा नहीं। चाचा जी, आपकी मदद की जरूरत नहीं है हमें। ये तालाब हमारी माँ बाबूजी की निशानी है, इसे किसी के हवाले नहीं करेंगे। अरे बच्चियों, ऐसे कैसे नहीं दोगी? ये तालाब तो तुम्हारे दादाजी ने अपने दोनों बेटों को बराबर हिस्सा करके दी थी, लेकिन शायद तुम्हारे पिता अपने आखिरी दिनों में तुमसे यह बात बोलना भूल गए। इतने साल तो हम साथ ही खाए पिए हैं, हम तो तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। अब ये दुश्मनी क्यों? दुश्मनी तब शुरू हुई चाचा जी, जब आपने हमें अकेले समझकर हमारे तालाब पर नजर डाली। और चाचा जी, दुश्मनी तो आप हम दोनों से निकाल रहे हो। अरे सीमा, इतनी गरज क्यों रही हो? छोटी हो, छोटी बनकर रहो, ऐसे बड़ों के बीच मत बोलो, समझी? अरे जाओ। कैसे बड़े लोग जिनकी सोच छोटी होती है, वे उम्र में बड़े होकर भी सम्मान के हकदार नहीं होते। सीमा, तू कुछ मत बोल। और हाँ, अब अगर आप हमारे तालाब के पास भी आए तो अच्छा नहीं होगा। हम कमजोर दिखते हैं पर डरते नहीं। दयाल ने सबको चुप कराकर कहा, ठीक है बेटियों, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा।
जब तालाब के सरकारी कागजात आएंगे तो देख लेना। जब तुम्हारे नाम नहीं निकलेंगे तो खुद समझ जाओगी कि तालाब किसका है। दयाल वहाँ से चला गया। रानी और सीमा कुछ देर तक खामोश खड़ी रही। दीदी, क्या वो सच में कागज बदलवा सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं सीमा। लालच में आदमी अंधा हो जाता है। हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हमें बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। उसी दोपहर दोनों बहनें सरपंच के पास पहुंची। चौपाल में गांव वाले बैठे थे और वहां पहले से ही दयाल बैठा हुआ था। सरपंच जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा तालाब हड़पना चाहते हैं और शायद पटवारी से मिलकर फर्जी कागज बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम बेबस हैं। हमें अपनी माँ बाबूजी का तालाब किसी भी हाल में नहीं देना। कृपया आप हमारी मदद करें। दयाल जी, अगर यह सच है तो ये गांव की मर्यादा के खिलाफ है। परिवार के नाम पर ठगी करना यहाँ नहीं चलेगा। सरपंच जी, ये लड़कियां हमें बदनाम कर रही है। मैं तो बस तालाब की चिंता कर रहा हूँ। इन दोनों बच्चियों को क्या पता तालाब के बारे में? ये तालाब के बारे में तो इनके पिता और मैं ही जानते थे। मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए अब मुझे ही सब कुछ देखना पड़ेगा। गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। हमने इन बच्चियों को बचपन से देखा है, ये झूठ नहीं बोल सकती। दयाल के मुंह में राम, बगल में छुरी। हम सब समझते हैं इसके बारे में। सरपंच ने इस बात को अगले दिन पंचायत में विस्तार से निकालने की बात कही और फैसला अगले दिन देने की बात कही। बहनों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। रात को झोपड़ी में दोनों बहनें आपस में बात करती हुई थी। दीदी, क्या कल हमारा साथ देंगे गांव वाले? देखते हैं क्या होता है। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। आखिर माँ बाबूजी के जाने के बाद मदद ही कहाँ की किसी ने हमारी। हमें बस भगवान पर भरोसा रखना होगा। माँ बाबूजी तो नहीं है, पर उनका आशीर्वाद जरूर है हमारे साथ। आप देखना दीदी, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। रात गहरी हो चली थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और हवा में कुछ सिसकियां थी और उन सिसकियों में सीमा की भी सिसकियां शामिल थी। दोनों बहनों को चिंता की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। दीदी, विश्वास ही नहीं होता है ना कि हम अब अकेले हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाबूजी अचानक आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। हाँ सीमा, मुझे भी उनकी कमी खटकती है, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन दीदी, जब माँ बाबूजी गए तब सबने कहा था हम हैं तुम्हारे साथ, फिर धीरे धीरे सब दूर होते गए। चाचा तो जैसे बस हमारे हिस्से के तालाब के लिए ही हमारे करीब थे। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाया। उसे अपनी बहन के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। दुनिया बहुत चालाक है सीमा। रिश्ते अब खून से नहीं, धन दौलत से बनते हैं। लेकिन हम भी अब चुप नहीं रहेंगे। अगर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। सुबह होते ही गांव में एक अफवाह फैल गई कि दयाल अब पंचायत से कहकर तालाब अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहा है। गांव की गलियों में लोग कानाफूसी करने लगे। अरे सुन सुगनी, दयाल ने तो कमाल कर दिया। अपने ही भाई की बेटियों को बेघर करना चाहता है। हाँ काकी, कैसा रिश्तेदार है, अपने ही भतीजों को बेघर करने में तुला हुआ है। इन बातों की भनक रानी को लगी तो वह सीमा को लेकर सीधा सरपंच के पास पहुंची। सरपंच जी, हमें आपसे इंसाफ चाहिए था। मेरे माँ बाबूजी के तालाब पर मेरे चाचा जबरदस्ती का दावा कर रहे हैं और आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। हम कोई अबला नहीं है, हम ऐसे चुप नहीं रहेंगे। सरपंच जी, ऐसे कैसे कोई भी आकर हमारा तालाब हड़प लेगा? थोड़े समय बाद दयाल भी वहां पहुंच गया और वहां पर नाटक करने लगा। सरपंच जी, मैं तो बस इनकी भलाई चाहता हूँ। भाई की मौत के बाद मैंने ही इन्हें पाला है, आप तो यह अच्छे से जानते हैं। और अब जब लड़कियां बड़ी हो गई तो हमें बदनाम कर रही हैं। जरा सोचिए, क्या यही इंसानियत है? रानी बेटी, तुम्हारे चाचा तो ठीक कह रहे हैं। तुम लोग तो एक ही परिवार के हो। परिवार के बीच ये झगड़ा क्यों? वैसे भी सरकारी कागजात के हिसाब से तुम्हारे तालाब में इनका भी हक है। ऐसे कैसे सरपंच जी? ये लोग हमारी मजबूरी को देखकर हमारा फायदा उठाने आए हैं। यह कोई परिवार नहीं है, ये बस तालाब के लालच में परिवार होने का दिखावा कर रहे हैं। ये सब बात चल ही रही थी कि तभी पटवारी भी वहां आ जाता है। हरीशचंद्र का तालाब कानूनी तौर पर सिर्फ उनका नहीं है, इसमें उनका भाई दयाल का भी हिस्सा है। ऐसे कैसे? तुम लोग तो बस कागजात के बारे में बोल रहे हो, लेकिन क्या सबूत है कि हमारे तालाब का चाचा जी भी हिस्सेदार है? हाँ रानी बिटिया, बात तो सही कह रही है। तुम लोग कुछ पुख्ता सबूत भी पेश करो, तब जाकर मैं पंचायत बुलाकर सही फैसला ले पाऊंगा। सरपंच के मुंह से यह सुनने के बाद दयाल थोड़ा हताश नजर आया और वह वहां से निकल गया।
अरे पटवारी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुमको नहीं जाना उनके पीछे पीछे? कितने पैसे खिलाए थे मेरे चाचा ने? रानी की ताना सुनकर पटवारी शर्म से वहां से निकल जाता है। बिटिया, मुझे गलत मत समझना। मेरे आंखों के सामने जो आया मैंने उसे ही सच मान लिया। इस बार मैं अच्छे से जांच पड़ताल करके एक नतीजे पर पहुंचूंगा। आगे से मैं दयाल की बातों में नहीं आऊंगा। और वे लोग तुम दोनों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं तुम लोगों को न्याय और उन लोगों को कड़ी सजा दूंगा। सरपंच के मुंह से यह सुनकर दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली और थोड़े शक और थोड़ी खुशी के साथ घर लौटे। बारिश का दृश्य उसी रात जब दोनों बहनें सो रही थीं, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। सीमा डरकर उठ गई और उसने रानी को जगाया। दीदी, देखो बारिश कितनी तेज है, झोपड़ी से पानी टपक रहा है। रानी उठी और उसने देखा कि बारिश सचमुच बहुत तेज थी। दोनों बहनें डर गईं कि कहीं उनकी झोपड़ी गिर न जाए। उन्होंने मिलकर छत से टपकते पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश की वजह से दोनों बहनें रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह जब बारिश थोड़ी कम हुई तो दोनों ने देखा कि उनका तालाब पानी से भर गया था और मखाना की खेती को भी काफी नुकसान हुआ था। दीदी, ये बारिश हमारे लिए मुसीबत बनकर आई है। हमारी मखाना की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सीमा रोते हुए बोली। चिंता मत कर सीमा, हम फिर से मेहनत करेंगे और सब ठीक कर लेंगे। हमें हार नहीं माननी है। रानी ने उसे धांस बंधाया। रात होते ही दोनों बहनें फिर से चारपाई में बैठकर बात करने लगती हैं। दीदी, आपको क्या लगता है कि हमारा तालाब हमारे पास रहेगा या फिर हमारे कपटी चाचा को मिलेगा? हाँ सीमा, मैं भी वही सोच रही हूँ। उस आदमी का कोई भरोसा नहीं। वो इतना लालची है कि हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। माँ बाबूजी के जाने के बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यही सब चिंता में दोनों बहनों ने मुश्किल से अपनी रात काटी। गांव की हवाओं में हल्की सरसराहट थी। आसमान में बादल थे पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन रानी और सीमा के मन में बहुत कुछ उमड़ रहा था, जैसे भीतर कोई तूफान उठ रहा हो। घर का आंगन सूना था और बहनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। दीदी, आज तालाब चलें क्या? वो जो पिछली बार की मखाना की खेती बची थी, कहीं किसी जानवर ने नुकसान तो नहीं कर दिया होगा? कभी कभी किसी की गाय आ जाती है और पूरा नुकसान कर देती है। हाँ सीमा, चलो। तालाब को देखने से मन भी हल्का हो जाता है और बाकी बची हुई मखाना बेचने के लायक हो गई कि नहीं, साथ में देख लेंगे। लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। गाय का तो पता नहीं, बस कोई इंसान हमारे तालाब को नुकसान न पहुंचाए। वैसे भी हमारे अपने ही हमारे तालाब पर बुरी नजर डाले हुए हैं। दोनों बहनें तालाब की ओर चल पड़ी। रास्ते में पेड़ों की छांव थी और चिड़ियों की चहल पहल। जैसे ही दोनों तालाब के पास पहुंची, सीमा ने दूर से किसी की परछाई देखी। दीदी, वो देखो, वो दयाल ही है ना? दयाल उनके सामने खड़ा हो गया, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर घमंड। वो वहीं दोनों बहनों का रास्ता रोककर उनसे बात करने लगा। बहुत घमंड आ गया है तुम दोनों में। पहले जब हम साथ में रहते थे तब तुम दोनों बहुत मासूम बनने का नाटक कर रही थी और तो और जुबान भी नहीं खोलती थी। लेकिन अब जैसे गांव की मालकिन बन गई हो तुम लोग। चाचा जी, हमने किसी से कुछ छीना नहीं है, बस जो हमारा हक था वही लिया है। हम आज भी किसी से बैर नहीं रखते और ना ही पहले किसी से मेहरबानी लिए थे। तुम लोगों को लगता है कि इतनी आसानी से सब कुछ ले लोगी? ये सब मेरे बाबा का तालाब है। पहले तो प्यार से हमारे साथ रहने को बोल रहा था तुम लोगों से, लेकिन अब देखना, एक एक चीज छीन लूंगा तुमसे। तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। सीमा दयाल की धमकी से थोड़ा डर गई और डरते हुए रानी से बोली, दीदी, इसने फिर धमकी दी है। आप कुछ बोलो ना, ऐसे कैसे ये हमसे सब कुछ छीन लेगा? बहुत हो गया सीमा, कोई जरूरत नहीं इसके साथ झगड़ा करने की। मैं भी देखती हूँ कौन हमसे क्या छीन लेता है। और हाँ दयाल, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम पंचायत में जाकर बोल देंगे कि तुम हमें अकेले देख धमकी दे रहे हो। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। लेकिन हाँ रानी, तुम बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रही हो, संभल कर रहना, कब नीचे गिरोगी पता ही नहीं लगेगा। ऐसे ही दयाल दोनों को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। दयाल की धमकी भरी बातें सुनकर दोनों थोड़ी मायूस हो जाती हैं। रानी, जो अपनी बहन के सामने हिम्मत से खड़ी हुई थी, उसके मन में भी डर था। वो मन ही मन दयाल की बातों को लेकर बहुत चिंतित थी। कुछ समय के बाद दोनों बहनें घर लौटी। घर लौटकर दोनों बहनें चिंता में डूबी हुई थीं। रोज की धमकी और षड्यंत्र ने दोनों के जीवन में बहुत सारी चिंता और दुख ला दिया था।
दीदी, यह आदमी हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? इसके पास तो सब कुछ है, ये हमसे अच्छी जिंदगी जी रहा है, फिर भी यह हमारा तालाब हड़पना चाहता है। इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होती, सीमा। भले ही इंसान के पास सब कुछ हो, फिर भी इंसान और चाह के लालच में या तो दूसरे का नुकसान करते हैं या फिर अपनों का ही नुकसान करते हैं। हम तो इसके खिलाफ कोई बड़ा कदम भी नहीं उठा सकते। इसके कर्मों का फल इसे भगवान जरूर देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक दयाल के चावल के मिल में किसी कारण आग लग जाती है। जब उसे ये खबर मिली तो वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। मिल के बाहर लोगों की भीड़ जमी हुई थी, लेकिन गांव वालों ने पहले से ही आग बुझा दी थी। दयाल को देख गांव वाले कानाफूसी करने लगे। अरे, यह आग ऐसे ही नहीं लगी, ये तो दयाल के किए गए बुरे कर्मों का नतीजा है। उसने बिन माँ बाप की उन दोनों लड़कियों को बहुत परेशान किया था, अब देखो क्या हुआ इसके साथ। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी वही सोच रहा था। भगवान बुरे कर्मों की सजा इंसानों को जरूर देता है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। गांव वालों की बात सुनकर दयाल गंभीर चिंता में चला गया। रानी और सीमा के प्रति उसका जो व्यवहार था वो सोचकर उसे बुरा लगने लगा। तभी दूसरे गांव का एक जमींदार आया, जिसके साथ दयाल ये चावल के मिल का व्यापार करता था। अरे ओ दयाल, मिल में तो आग लग गई, मेरे पैसे तो सारे डूब गए। तेरे भरोसे मैंने तेरी जमीन में मिल खुलवाकर व्यापार किया था, अब तो मेरे नुकसान की भरपाई तुझे ही करनी होगी। सेठ जी, पता नहीं ये हादसा कैसे और क्यों हुआ, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। आप मुझे थोड़ी मोहलत दे दो बस। अरे कैसी मोहलत? तेरे साथ व्यापार किया, वही तेरे लिए बहुत मदद हो गई। अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूँगा, मुझे मेरे पैसे वापस कर और उसके बाद तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए, इस मुसीबत की घड़ी में आप यूं मुंह मत फेरिए। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। बहुत मदद कर चुका तुम लोगों की, तुम जैसे लोगों के साथ मैंने व्यापार किया, वही बहुत बड़ी बात है तुम लोगों के लिए। कुछ भी करना पड़े करो, बस मुझे पैसे दे दो। ठीक है, फिर आप मेरे इस तालाब को ले लीजिए। इस तालाब से तो आपका थोड़ा सा कर्ज चुकता हो जाएगा ना? अगर हो जाए तो मैं आपको कल तालाब के कागजात भेज दूंगा और बाकी के पैसे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप भी मेरे इस चावल के मिल का हिस्सेदार थे और आपने इससे मुझसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। अब इसका पूरा नुकसान मैं अकेला क्यों झेलूं? ऐसा है क्या? ठीक है, तू मुझसे दुश्मनी मोल ले रहा है, देख लूंगा तुझे। फिलहाल तू मुझे अपने इस तालाब के कागजात भेज दे, बाकी के पैसे तो मैं तुझसे बाद में वसूलूंगा। जमींदार से यह सुनने के बाद दयाल हताशा और गुस्से में वहां से घर निकल गया। घर जाकर दयाल अपनी पत्नी से आज के दुखद हादसे के बारे में दुखी मन से बताता है। अरे भाग्यवान, हमारे साथ यह क्या हो गया? हम तो पल भर में बर्बाद हो गए, पूरा कारोबार, तालाब, सब कुछ छिन गया। अब तो बस ये घर ही बचा हुआ है। मुझे पता है ये सब भगवान ने हमारे बुरे कर्मों का फल दिया है हमको। जी, आप ऐसे मायूस मत हो, कोई रास्ता होगा। हम ऐसे कैसे बर्बाद हो गए? और हाँ, आप तो वो दूसरे गांव के जमींदार के साथ व्यापार करते थे ना, उनसे मदद मांगिए ना, वो तो कुछ मदद कर देगा। अरे कैसी मदद माँ? वो आदमी मदद करेगा? अरे मदद छोड़ो, उसने हमारे चावल के मिल के तालाब को भी हड़प लिया। अरे यह क्या कह रहा है तू? अगर किसी से मदद नहीं मिला तो हम क्या करेंगे इस मुसीबत की घड़ी में? छोड़ो भाग्यवान, जो हुआ है वो सब अपने ही बुरे कर्मों का नतीजा है। तुम खुद ही सोचो, हमने मेरी दोनों भतीजियों को कितना दुख दिया है, उसी का पाप लगा है हमें। हाँ बेटा, तू सही बोल रहा है। अब हम ये घर कैसे चलाएंगे? हमें तो गांव में कोई मदद भी नहीं करेगा। रानी और सीमा के ऊपर किए अन्याय के लिए गांव वाले भी हमसे नाराज हैं। ऐसे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ये सब बात करके दयाल बहुत उदास हो जाता है और तभी इस उदासी भरी माहौल में उसकी पत्नी बोल पड़ती है। जी, मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना हम रानी और सीमा के पास जाकर उनसे मदद मांगे और साथ में उनसे हाथ जोड़कर माफी भी मांग लें। मदद? कैसी मदद माँ? वे दोनों हमारी कैसे मदद करेगी? उनके पास तो मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही वे मदद करेगी। आखिर इतना दुख जो दिया उनको हमने। अरे क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? कितना परेशान किया है उनको, अब किस मुंह से जाऊंगा उनके पास मदद मांगने? और वे तो खुद ही कितनी मुश्किल से जी रहे हैं, हमारी क्या मदद करेंगे वे? अरे आप थोड़े शांत हो जाइए, हम उनसे पहले दिल से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और उसके बाद हम उनके तालाब पर मखाना की खेती करने की इजाजत मांगेंगे और खेती का जो भी मुनाफा होगा उनको भी आधा देंगे और हमारा भी जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा। और हाँ, मैं इस बार लालच में नहीं बोल रही हूँ।
मैं बुरी परिस्थितियों के चलते बोल रही हूँ। तुम बात तो ठीक ही कर रही हो। हमें तो कोई मदद करेगा नहीं और हमें तो ज्यादा कुछ काम भी नहीं आता। बस थोड़ा मखाना की खेती जानता हूँ मैं, और अगर वे लोग मदद के लिए मान जाएं, तो बेटा भी मेरी खेती में मदद कर देगा। हाँ बाबूजी, मैं करूँगा मदद। चलिए बात करने जाते हैं उनसे, और अगर वे मदद नहीं भी करें तो कम से कम माफी की उम्मीद तो रख ही सकते हैं। ये बोलकर दयाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ रानी और सीमा के घर पहुंचा। चाचा जी, आप लोग अब यहाँ क्या लेने आए हो? रानी, बेटी, हमारे चावल के मिल में आग लग गई है। हम तो पूरा बर्बाद हो गए। हाँ, मुझे पता चला आपके बारे में और मुझे इस बात का खेद है। लेकिन आप हमारे पास क्यों आए हो? क्या आपको लगता है कि आग हमने लगाई है? नहीं रानी, तू हमें गलत समझ रही है। हम तो तुम दोनों से माफी और मदद की आस ले आए हैं। मदद? कैसी मदद चाची? क्या मदद चाहिए आपको? हम तो खुद ही जैसे तैसे जी रहे हैं और आप किस हक से मदद मांग रहे हो? हम हैं ही कौन आप लोगों के? दयाल ने गिड़गिड़ाते हुए रानी और सीमा को सब कुछ बताया, और यह सब बात होते समय उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया था। सीमा की पत्नी की बात सुन के बोली, हम मदद करेंगे चाची, जो हुआ सो हुआ। आखिर आप लोग हमारी चाचा चाची हैं, हम आपके साथ हैं। क्या बोल रही है तू सीमा? पागल हो गई है क्या? भूल गई कितना दुख दिया है इन लोगों ने हमें, और हमारे बुरे समय में ये लोग कहाँ थे? अब क्यों मदद करेंगे हम इनकी? ऐसे मत बोलो दीदी, आज माँ बाबूजी होते तो वे भी इस मुसीबत में इनकी मदद करते, और माँ बाबूजी कहा करते थे कि माफी बहुत बड़ी जीत है और माफ करने वाला ही असली विजेता है। फिर भी सीमा, मैं इस आदमी की करतूत नहीं भूलूंगी। मैं मदद करने के लिए तैयार नहीं हूँ। दीदी, आपको मेरी कसम, कृपया आप उनकी मदद कर दीजिए। और वैसे भी इनको हमारे तालाब पर मखाना की खेती करने देंगे तो हमारी भी बहुत मदद होगी और हम आगे से हंसी खुशी एक साथ रह पाएंगे। मान जाओ ना दीदी, मुझे माँ बाबूजी की कमी बहुत खलती है। इनके साथ होने से मुझे अच्छा लगेगा। रानी सीमा का मासूम चेहरा देख उसके खातिर मान जाती है, और दयाल ने हाथ जोड़कर दोनों से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से कभी भी उनका बुरा नहीं सोचेगा।